सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे हैं सब लोग। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो बेटा आज हम करने वाले हैं क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 4, जो कि एक फाइनल पार्ट रहने वाला है। हम सारे रिमेनिंग टॉपिक्स कवर कर चुके हैं और अभी तक अगर आपने उन्हें नहीं देखा सो प्लीज़ मेक श्योर आप उन्हें देखें। और अगर आपने पढ़ भी लिया है तो मेक श्योर आप जाके वहाँ पर अपने टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वहाँ पर हमने कुछ न्यूमेरिकल भी डिस्कस करे हैं, कंसेप्ट अच्छे करे हैं। और जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ कि फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करने का मतलब है आपको कंसेप्ट आना चाहिए। अगर आपको कंसेप्चुअली वो टॉपिक आता है, कंसेप्चुअली आप उसके फॉर्मूले फील कर सकते हैं, अगर आपको वो टॉपिक ही अच्छे से समझ आता है, तभी आप उसके न्यूमेरिकल भी डील कर सकते हैं। चलिए, तो बिना वक्त गवाए हम टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। बेटा आज का जो सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हीट एनर्जी, हीटिंग इफेक्ट। इसको समझने के लिए थोड़ा सा ऐसे समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि करंट क्या होता है। जैसे कि मैंने पहली वीडियो में तो बता ही रखा है, बट मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। करंट एक एनर्जी है। नॉर्मली करंट कैसे बनता है, जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो उसके अपोजिट में करंट बनता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता है, तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं जल्दी जल्दी से कवर कराने की कोशिश करूँगा कि इलेक्ट्रॉन चल रहा है, इलेक्ट्रॉन चलता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट बनता है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब किसी भी कंडक्टर के अंदर कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस तो होता है। वो रेसिस्टेंस क्या करता है, वो रेसिस्टेंस उन इलेक्ट्रॉन को चलने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बट इलेक्ट्रॉन के पास तो उतनी एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन अपनी पूरी एनर्जी से भागकर चलना चाहता है और चलकर सारी चीजों को किसमें कन्वर्ट कर देना चाहता है, करंट में। लेकिन कुछ रेसिस्टेंस होने से, कहीं ज्यादा या कहीं कम होने की वजह से वो क्या करेगा, वो अपनी एनर्जी को वेस्ट कर देगा। उस रेसिस्टेंस की वजह से उसकी एनर्जी कुछ वेस्ट हो जाएगी, है ना, क्योंकि वो करंट उसको रोक रहा है, वो चलना चाहता है, उसको रोक रहा है, तो कुछ एनर्जी वो वेस्ट कर देगा उसके रोकने की वजह से। और वो जो एनर्जी वेस्ट होगी वो किस फॉर्म में होती है, हीट एनर्जी के फॉर्म में होती है। यही है बेटा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना। इसको और अच्छे से समझने के लिए, जैसे कि अगर आप किसी इलेक्ट्रिक सर्किट को प्योरली रेसिस्टिव, यानी उसके अंदर प्योर रेसिस्टेंस डाल दो, वो पूरा सर्किट को प्योरली रेसिस्टिव बना दो, मतलब रेसिस्टेंस की वैल्यू बहुत हाई कर दो, यानी उसमें से इलेक्ट्रॉन ढंग से चल ही ना पाए, तो सारी की सारी एनर्जी क्या हो जाएगी, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी वेस्ट कर देगा चलने उस रेसिस्टेंस को पार करने के लिए, है ना। और सारी एनर्जी किसमें वेस्ट हो जाएगी, हीट एनर्जी में। तो वही मैं यहाँ पर डेफिनेशन को समझाने के लिए लिखा गया है कि इन इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को प्योरली रेसिस्टिव मान लो, यानी प्योरी रेसिस्टेंस से मान लो कि उसमें सिर्फ रेसिस्टेंस है, यानी कि द सोर्स ऑफ एनर्जी, जो सारी एनर्जी होगी वो कंटिन्यूअली गेट डिसिपेटेड। सारी एनर्जी जो कि करंट में बननी चाहिए थी वो करंट में ना बनकर खराब हो जाएगी, डिसिपेट हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, एंटायरली इन फॉर्म ऑफ हीट। सारी सारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। अब अगर रेसिस्टेंस प्योरली, अगर कोई हमारा कंडक्टर प्योरली रेसिस्टिव है तो सारी एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर प्योरली रेसिस्टिव नहीं भी है तो कुछ एनर्जी हीट में कंज्यूम होती ही होती है। जैसे कि पहले के जो बल्ब थे, जैसे 100 वाट वगैरह का बल्ब थे, तो आप नॉर्मली आपने देखा होगा आपके घर में अगर उसको बल्ब बदलते हैं या चालू करते थे तो थोड़ी देर में वो गर्म हो जाता था, हीट हो जाता था। तो इसलिए हम लोग उसको कपड़े वगैरह से पकड़ के निकाला करते थे या थोड़ी देर ठंडा होने का इंतजार करते थे। अगर ऐसा हुआ है तो आपको पता ही होगा। अब तो सारा एलईडी का ज़माना आ गया है, तो वहाँ इतनी सारी एनर्जी हीट में वेस्ट नहीं होती। एलईडी आने से बल्ब के भी चीज़ों में इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब उसकी भी लाइफ वगैरह बढ़ गई है। वो सारी बात तो हम सेमीकंडक्टर में पढ़ते हैं, 10th के सिलेबस में नहीं है, तो उस पर ज़्यादा नहीं गौर करेंगे। सो बेटा वो जो हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी को ई से दिखाते हैं एनर्जी को बेटा, और कई जगहों पर एच से भी दिखाते हैं। एच से दिखा लो, ई से दिखा लो, एनसीईआरटी एच और ई दोनों से ही दिखाती है। ठीक है, सो घबराना नहीं है, ई से दिखा दिया तो सर ये हीट एनर्जी नहीं है क्या, या एच से दिखा दिया, दोनों में से आप किसी से दिखाओ, दोनों ही करेक्ट है। एनर्जी होता है पावर इनटू में टाइम, कि कितना पावर कितने समय के लिए दे रहे हो उतना एनर्जी हो रहा है। सिंपल सी बात है यार, आप किसी भी ताकत लगा रहे हो, कितने समय तक लगा रहे हो, ठीक है, तो उतनी तो एनर्जी होगी। बिल्कुल सही बात है, पावर इनटू में टाइम। अब ये वाली बात बेटा आप फील भी कर सकते हो जब आपने क्लास 9th के अंदर पढ़ा था एनर्जी, ठीक है, वहां पर भी हमने पावर और एनर्जी पढ़ा हुआ है। बस वो बात है, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है मेरा पावर इनटू में टाइम, कि आप कितना पावर लगा रहे हो, कितना पावर कंज्यूम कर रहे हो, कितने समय तक, भाई उतना एनर्जी उसमें से निकलेगी। वेरी गुड बेटा। पावर का फॉर्मूला होता है वी इंटू में आई। अभी पावर की बात कर लेते हैं, बाकी इसका फॉर्मूला होता है वी इंटू में आई, यानी वोल्टेज इंटू में करंट और इंटू में टाइम। बाकी आप एनर्जी को अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ भी बदल सकते हो। वी इज इक्वल टू में क्या होता है, आई आर। तो जहां पर आपने वी लिखा है, यहाँ पर आप वी के बदले क्या रख सकते हो, आई आर रख सकते हो। तो हमारा जो फॉर्मूला निकल के आएगा आई इंटू में आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। अदरवाइज आप आई को भी चेंज कर सकते हो, आई को आप क्या लिख सकते हो, वी बाय आर लिख सकते हो। आई को आप वी बाय आर लिख सकते हो, यहाँ से आई हटाओ वी बाय आर लिख दो तो वी स्क्वायर बाय आर टी हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी फॉर्मूला तो एक ही है बेटे, ये
और एक ये दो लर्न कर लो, बाकी ये जो फॉर्मूला है ये तो ड्राइव कर लिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। आपको भाई करंट नहीं दे रखा फॉर्मूले में, आपको पता है भाई आई नहीं दे ही नहीं रखा, तो सबको वी वाले कन्वर्ट कर लो भाई, यहाँ आई के बदले वी बाय आर लिख लो आप, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर टी, आई का टर्म ही नहीं होगा, समझ रहे हो। तो फॉर्मूले आप कितने भी बना सकते हो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बेटा जूल्स साइंटिस्ट हैं और इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने एक लॉ दिया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वही वाली बात है जो हीटिंग इफेक्ट यहाँ पर समझा, वही चीज है, बट वो इस बात को इस तरह से कहते हैं कि जो हीट प्रोड्यूस की जा रही है किसी रेसिस्टर के अंदर, किसी भी रेसिस्टर के अंदर जो हीट प्रोड्यूस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के स्क्वायर के, सॉरी, और डायरेक्टली हीट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेसिस्टेंस के, और वही हीट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि कितने टाइम तक दिया जा रहा है, कितना करंट चल रहा है उसके स्क्वायर टाइम्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हीट, और कितना रेसिस्टेंस है उसमें। और सही बात है, जितना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा हीट एनर्जी होगी, और जितने टाइम के लिए उसके अंदर करंट चलेगा, जितने टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन चलेगा, उतनी हीट एनर्जी होगी। इन तीनों इक्वेशन को जब हम कंबाइन करते हैं तो आ जाता है आई स्क्वायर आर टी। प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वल टू का साइन लगाएंगे, कॉन्स्टेंट रखते हैं, कॉन्स्टेंट की वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए मैं लगा नहीं रहा, मैं सीधा लिख दे रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं करूंगा। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया हीट एनर्जी का। शायद ये फॉर्मूला ही हमने पहले से अभी भी लिखा, आई स्क्वायर आर टी, वही वाला फॉर्मूला है, बस को जूल्स लो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये अगर पेपर में कई बार पूछ लेता है तो प्लीज आप इसको इंपॉर्टेंट लिख देते हैं, ठीक है। तो आप इसको लिख के आना, आपको लिखना क्या होता है, द हीट प्रोड्यूस इन अ रेसिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट एंड द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस एंड द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। खैर, तो भाई यही सिंपल सी डेफिनेशन है। आशा करता हूं आपको ये हीट वगैरह समझ आ गया। अब थोड़ी सी बल्ब की बात कर लेते हैं। जो नॉर्मली ये बल्ब, बेटा एलईडी बल्ब की बात नहीं हो रही, तो पुराने टाइम के बल्ब थे जिसको 100 वोट या 300 वोट जो भी आप बोलते हो, 100 वोट 300 वोट बोल के मैं 100 50 60 ये सब वोट के जो बल्ब लाते हो, जो नॉर्मली जिनके अंदर टंक्स्टन होता है। आपने बल्ब देखा होगा कुछ इस तरह से, यहाँ बना देता हूँ मैं, आपने बल्ब देखा होगा कुछ इस तरह से, ये, और इसके अंदर एक ऐसा कुछ लगा होता था, ऐसा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे बाइंडिंग करता ऐसा कुछ, ये बल्ब है, ठीक है, थोड़ा उस टाइप का बल्ब है हमारे पास, जो हमारे पास पहले लगा करता है, तो एलईडी है। चलो, तो बेटा क्या बताया जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसकी सारी की सारी पावर कंज्यूम कर लेता है फिलामेंट। फिलामेंट बेटा इसके अंदर लगा होता है, ये जो ये लगा होता है इसको बोलते हैं फिलामेंट। ऐसे जो छोटा, कभी अगर आपने ध्यान से देखा तो उसमें पतली सी वायर ना सोलेनॉइड की तरह से, ऐसे कोयल की तरह ऐसे पतली छोटी सी वायर एक स्प्रिंग की तरह लगी होती है, वो उसको फिलामेंट कहते हैं। और वो जो फिलामेंट होता है वो सारी की सारी पावर हीट के अंदर कंज्यूम करता है, सारी की सारी पावर हीट करता है, इसलिए बल्ब गर्म हो जाता है, और कुछ स्मॉल अमाउंट में पावर पार्ट को रेडिएट कर देता है फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब वही गर्म हो जाता है, और उस गर्म होने के बाद मैक्सिमम पार्ट तो वो हीट होने में लगा देता है, उसके बाद कुछ पार्ट से वो बल्ब को जलाने, यानी हीट एनर्जी को कुछ पार्ट में कन्वर्ट कर देता है लाइट एनर्जी में, जिसकी वजह से आपको बल्ब जलता हुआ दिखाई देता है। यानी मेन फिलामेंट की वजह से ही बल्ब जलता है, ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए। फिलामेंट जो होता है बेटा ये टंगस्टन से बना होता है। टंगस्टन जो होता है हमारे पास, इट डज नॉट ऑक्सीडाइज रेडली एट अ हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे, मतलब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, जैसे जाहिर सी बात है बल्ब चलाते हो उसके बाद टेम्परेचर बढ़ता है, हीट एनर्जी बढ़ती है, वो हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज नहीं होता। इसकी वजह से एक बात ये, और दूसरी बात ये जो टंगस्टन होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, यानी ज़्यादा हीट देने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 3380 सेल्सियस होता है। इससे क्या फायदा होता है बेटा, क्योंकि आपका बल्ब चला के रखते हो उसमें हीट एनर्जी ज़्यादा होती है, जैसे कि मैंने बोला मोस्ट ऑफ द पार्ट हीट में कन्वर्ट हो जाता है। अब उस हीट एनर्जी की वजह से वो टूट ना जाए बीच में से, एक अच्छा ऐसा मटेरियल लगाना पड़ेगा ना जो जिसका कम मेल्टिंग पॉइंट ना हो, नहीं तो बार बार टंक्शन टूट जाएगा। चलो ये बात आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है। उसके अलावा बेटा ये ऑक्सीडाइज ना हो जाए, खराब ना हो जाए, ठीक है। जैसे कोरोजन वगैरह आप पढ़ते हो ना, वो पानी के संपर्क में या एसिड के संपर्क में आके कोई भी चीज़ खराब हो जाती है, जैसे लोहा रस्ट हो जाता है, वैसे टंगस्टन भी एक मटेरियल है, तो वो खराब ना हो जाए, इसलिए उस बल्ब को हम लोग फिल करते हैं एक इनएक्टिव गैसों से, लाइक नाइट्रोजन और आर्गन। अच्छा, आपको ये भी पता है ना, नाइट्रोजन गैस तो चिप्स वगैरह में भी भरी जाती है, वो जो चिप्स वगैरह आप खरीदते हो कुरकुरे वगैरह, जिससे वो क्या ना हो, रैंसिडाइड ना हो। खैर, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, फिलहाल तो यहाँ पर बात करें टंगस्टन ऑक्सीडाइज ना हो, खराब ना हो, इसलिए उसके अंदर बल्ब के अंदर या तो हम नाइट्रोजन गैस भरते हैं या तो हम आर्गन गैस भरते हैं। इनको बोलते हैं इनएक्टिव गैसेस, ठीक है, जिससे फिलामेंट की लाइफ और बढ़ जाती है। चलो इतनी बात समझ आ गई। एक छोटी सी बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है। नॉर्मली हमने सुना है, मूवीज में दिखाते हैं फ्यूज उड़ गया, फ्यूज उड़ गया, है ना, जाके फ्यूज चेंज कर दो वगैरह वगैरह। अब तो फ्यूज के बदले एमसीज ज़्यादा यूज होती है, बट आज भी कई जगह बड़ी जगह पर फ्यूज वगैरह यूज कर लेते हैं। खैर, फ्यूज भी एक सेफ्टी डिवाइस है। क्या करता है फ्यूज? एक सेफ्टी डिवाइस है जो, अगर देखो आपको मैं बताऊं, जैसे कि इसको यहाँ पर, अच्छा इसको मैं मिटा रहा हूँ, अगर आपको इधर वाला कुछ करना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो
मैं इधर वाला थोड़ा सा मिटा दूं समझाने के लिए आपको। देखो कि फ्यूज को ऐसे समझो कि जैसे पीछे से जब आपका करंट आ रहा होता है तो करंट को सबसे पहले हम जोड़ देते हैं फ्यूज से। अब फ्यूज के बाद हम जोड़ देते हैं इसको अपने घरों के अप्लायंसेस से। अभी हमारे घर के अप्लायंसेस हैं, ये वैसे मेन बोर्ड मान लो जो आपके घर का मेन बोर्ड है, और ये मेन बोर्ड से घरों के अप्लायंसेस कुछ इस तरह से पैरेलल कनेक्ट होते हैं। अभी ये वाली भी बात कर लेते हैं कि पैरेलल क्यों कनेक्ट होते हैं, ये वाली भी बात। ये हम आपका जैसे आपका टीवी लगा दिया, पैरेलली फैन लगा दिया, आपने यहाँ पर बल्ब लगा दिया, ठीक है, ये आपके घर के अप्लायंसेस हैं, अलग अलग आप पैरेलली और भी चीज़ें कनेक्ट कर सकते हो। फ्यूज़ लगाने से क्या होता है बेटा, जरा देखो, अगर मान लो ओवरलोड हुआ यानी पीछे से करंट ज़्यादा आया, ठीक है, या शॉर्ट सर्किट हुआ, तो फ्यूज़ का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से थोड़ा सा भी करंट बढ़ता है तो थोड़ा उसके अंदर क्या बढ़ जाती है, हीट एनर्जी बढ़ जाती है। हीट एनर्जी बढ़ने की वजह से आपको पता है कि करंट के अंदर क्या होता है, मतलब किसी भी का करंट कह रहा हूँ, सॉरी, कंडक्टर के अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ हीट एनर्जी भी होती है, जैसे कि हम हीट पढ़ ही रहे हैं। तो करंट अगर ज़्यादा हो जाता है तो वो हीट एनर्जी भी तो बढ़ जाती है उस हिसाब से। आपको पता है ना, करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है हीट एनर्जी। चलो, तो करंट बढ़ाने से क्या होता है, कई बार करंट ज़्यादा ओवरलोड कर जाता है पीछे से। भाई हमारे टीवी को उतना करंट नहीं चाहिए, पीछे से ओवरलोड आ गया, तो अगर ओवरलोड आ गया, ज़्यादा करंट आ गया, तो ये टीवी या फ्यूज़ या जो भी चीज़ें आगे की हैं वो खराब ना हो, इसलिए क्या होता है, यहाँ पर हम फ्यूज़ लगाते हैं, और जैसे ही पीछे से ओवरलोड आता है तो फ्यूज़ का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। ये जो बीच में जुड़ा हुआ वायर होता है, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और ये तुरंत ब्रेक हो जाता है। ब्रेक हो जाता है तो यहीं से पूरे घर में करंट जाना बंद हो जाता है, फ्यूज उड़ जाता है। फ्यूज उड़ने का मतलब क्या, बीच में से वो जो तो तार है ये जुड़, मतलब ये जो ये यहाँ से ये जो पावर है ये बीच में से कट गया, अभी आगे करंट जा ही नहीं रहा, ये यहाँ से तार हट गया, अभी आगे करंट जा ही नहीं रहा। इससे क्या हुआ, इससे हमारे सारे अप्लायंसेस बच गए। तो एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि प्रोटेक्ट करता है हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को शॉर्ट सर्किट के केस में या ओवरलोडिंग के केस में। हम फ्यूज लगा देते हैं, फ्यूज लगाने से क्या है, पीछे ओवरलोडिंग आई या शॉर्ट सर्किट है तो सबसे पहले ये उड़ जाता है, उड़ने की वजह से ये बीच में से करंट को ब्रेक कर देता है, जिससे आगे करंट पहुंचता ही नहीं, जिससे हमारी बाकी सारी चीजें बच जाती है, हमारा फ्यूज उड़ जाता है। अब फ्यूज सस्ता आता है, हम इसलिए बदल देते हैं। चलो, ये बेटा जो फ्यूज होता है ये मेड करा बनाया जाता है प्योर टिन से। टिन एक मटेरियल है, या फिर अलॉय से बना सकते हो, कॉपर और टिन से मिला हुआ एक अलॉय। और जैसे कि मैंने बोला कि बेटा फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से ये बीच में से ब्रेक हो जाता है। सिंपल सी बात है भाई, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, ये वायर जलकर टूट जाती है ना, जब पीछे से ओवरलोड आता है, हीट बढ़ता है, हीट एनर्जी से वायर जल के ब्रेक हो गई। चलो, ये बात समझ आई। एक बात और समझ लो कि हमारे घर के अप्लायंसेस है जो ये हैं, ठीक है, ये जो घर के अप्लायंसेस हैं इनको पैरेलली क्यों कनेक्ट करा जाता है। अगर मैंने डिस्कस नहीं करा तो चलो आप कर लेते हैं, और करा भी है तो भी ठीक है। ये इसलिए करा जाता है बेटा क्योंकि पैरेलली कनेक्ट करने से, आपने पिछली वीडियो में देखा था कि जब हम रेसिस्टेंस या किसी भी चीज को अप्लायंसेस को पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो उसमें रेसिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है, तो करंट ज्यादा मिलता है। पैरेलली कनेक्ट करने से पहली बात तो करंट ज्यादा मिलता है ना। अब भाई, अब ये अच्छी बात है भाई, करंट ज्यादा मिलेगा तभी तो चीज अच्छी से चलेगी। दूसरा कंडीशन क्या है, पैरेलली कनेक्ट होने से मान लो अगर हमारा टीवी खराब हो जाता है या ये इस वाली लाइन में प्रॉब्लम है, तो ये वाली लाइन में प्रॉब्लम है, करंट तो यहाँ से आ रहा है, तो इधर ना जाकर करंट इधर तो जाएगा ही जाएगा, बाकी चीज़ों में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ ये चीज़ खराब होगी। लेकिन अगर ये चीज़ मैं सीरीज में कनेक्ट कर देता हूँ, टीवी, बल्ब और फैन, अब सीरीज में, मतलब एक भी चीज़ खराब हुई तो आगे की दो चीज़ें भी नहीं चलेंगी। तो एक तो ये फायदा, क्या क्या फायदा, पैरेलली कनेक्ट करने से एक तो आपका अगर एक चीज़ खराब हो जाती है तो आगे वाली चीज़ें भी चल सकती हैं, है ना। सीरीज में ऐसा नहीं हो पा रहा, देख सकते हो आप। एक तो ये फायदा। दूसरा, पैरेलली कनेक्ट करने से रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब तीसरा फायदा आप खुद ही समझ सकते हो, रेसिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है, एप्रोप्रिएट करंट मिलता है, तो हीट एनर्जी ज़्यादा वेस्ट नहीं होती, चीज़ें गर्म ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। बाकी और भी चीज़ें होंगी, दो चार चीज़ें तो आप उसको एनसीईआरटी में थोड़ा सा पढ़ोगे, बाकी मेन यही था पैरेलल कनेक्ट करने का। अच्छा, अब बात कर लेते हैं बेटा आगे, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम और डिसअपियर्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। कह रहे हैं किस रेट से इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड और डिसअपियर्ड, ठीक है, किस रेट से। अभी आपने देखा था एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, पावर इनटू में टाइम था, अभी मैंने यहाँ लिखा हुआ था। तो सिंपल सी बात समझ सकते हो, पावर क्या होता है कि कितनी एनर्जी कितने टाइम में आप लगा रहे हो, सिंपल सी बात। भाई पावर को ऐसा समझो, अच्छा इलेक्ट्रिक पावर भी भूल जाओ, एक नॉर्मल पावर समझो, मैं आपकी पावर की बात करता हूँ। तो आप दो बच्चों की बात कर लेते हैं, चलो, एक छोटा बच्चा है 6ठी क्लास का, एक बड़ा बच्चा है 10वीं क्लास का, दोनों में से किस में ज़्यादा पावर है, 10th क्लास के बच्चे हैं। आपको कैसे पता, क्या सर ऐसे पता, जिस चलो दोनों की पावर को अगर हमें नापना भी है तो कैसे नापेंगे, हम दोनों को काम देंगे, सेम काम देंगे, और जाहिर सी बात है
कि एक बंदा उस काम को जल्दी कवर करेगा, क्योंकि उसके बाद दे हैव द मोर पावर, उसके पास ज्यादा पावर है ना। तो कितना एनर्जी वो कितने टाइम में, भाई वो बच्चा मान लो उस बच्चे को जो एनर्जी है ना, वो थोड़ी थोड़ी एनर्जी थोड़े थोड़े टाइम में खर्च करेगा, और जो बड़ा बच्चा होगा वो एक टाइम पे बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च कर सकता है उसके मुकाबले। आया समझ में? यानी पावर क्या होता है कि कितनी एनर्जी आप कितने टाइम में खर्च कर रहे हो। अगर आप ज्यादा एनर्जी कम टाइम में खर्च कर रहे हो, यू हैव द मोर पावर। अगर आपके पास पावर का मतलब क्या है कि आप कितनी एनर्जी कम से कम समय में, भाई एक चीज को उठाना है, लिफ्ट करना है, ऊपर उठाना है, भारी चीज है, वजन है, तो आप कैसे डिफाइन करोगे कि आपके पास ज्यादा पावर है। एक बंदा आया, भाई वो उसके पास उतनी एनर्जी नहीं है, वो उसको उठाने में टाइम लग रहा है, आप आए, आपके पास पावर ज्यादा है, आपने एक हाथ से उठा दिया, आपने कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी उसमें क्या कर दी, अप्लाई कर दी। इसका मतलब आपके पास पावर ज्यादा है उस आदमी से। समझ आ गया? ठीक है, आई थिंक सो आप फील कर रहे हो। बाकी ये पावर तो हमारा फॉर्मूला है, ये जो हम लोगों ने मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला है हमारे पास V इंटू में आई, V इंटू में आई, वोल्टेज इंटू में करंट। ठीक है, मतलब वही है। ठीक है, ये भी लगा सकते हो कहीं पर अगर जरूरत पड़े, एनर्जी पता है टाइम के से डिवाइड करो पावर आएगा, ये भी फॉर्मूला है। बट वोल्टेज और आई की टर्म में जो हमारे सिलेबस में कह रहा हूँ, जो हमारे पास फॉर्मूला निकल कर आता है वोल्टेज और आई की टर्म में, वो ये है V इंटू में आई। कितना वोल्टेज इंटू कितना करंट दे रहे हो वो उतना हो जाएगा पावर। सही बात है भाई, कितना वोल्टेज कितना करंट दे रहे हो वही पावर है। पावर की ऐसा यूनिट होती है वॉट, W से दिखाते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और, इसे वॉट, एक वॉट का मतलब क्या होगा, चलो इसको भी समझते हैं। एक वॉट का मतलब है, एक वोल्ट का मतलब क्या है कि एक वोल्ट इंटू में एक अंपेयर। यानी कि अगर किसी भी सर्किट के अंदर एक वोल्ट पोटेंशियल दो और एक अंपेयर का करंट बने, तो उस सर्किट के अंदर कितनी पावर है, एक वोल्ट की पावर है। एक वोल्ट बराबर एक वोल्ट इंटू में 1 अंपेयर। सही बात है, समझ में आया क्या? अच्छा एक कमर्शियल यूनिट की बात कर लो। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की आपने नॉर्मल यूनिट तो समझ रखी है, जिनको नहीं पता एनर्जी की एसआई यूनिट जूल होती है। ठीक है, जूल। अरे अगर मैंने यहाँ पे भी नहीं बताया तो चलो कोई नहीं, मैंने आप बता दिया, एसआई यूनिट होती है जूल। ठीक है, चलो अब कमर्शियल यूनिट, यानी जो आपके घरों में कमर्शियल आप बोलते हो ना, कि हमारे घर में जैसे अभी तक दिल्ली के अंदर तो ऐसा था कि 200 यूनिट फ्री है ना। हम उस चीज़ पे नहीं जाएंगे, राजनीति में समझने के लिए मैंने आपको बताया, जैसे बोलते कितना यूनिट खर्च करा, वो आता है रीडिंग वाले भैया, वो चेक करके लेके जाते हैं। तो आप कई बार लोग पूछते हैं कितना यूनिट चला है हमारा, वो व्हाट इज द यूनिट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट। यूनिट अभी समझते हैं। पावर की जो बड़ी यूनिट होती है, पावर की जो बड़ी यूनिट होती है, वॉट में तो आप सिंपल नापते हो, जैसे आप लेंथ को नापते हो मीटर में, सेंटीमीटर में, लेकिन बड़ी यूनिट क्या है लेंथ की, किलोमीटर। वैसे पावर की जो बड़ी यूनिट है वो है किलोवाट। एनर्जी क्या होता है, पावर इंटू में टाइम। तो एनर्जी होता है पावर इंटू में टाइम। पावर की यूनिट होती है वॉट, टाइम होता है सेकंड। तो और पावर की बड़ी यूनिट हो जाएगी किलोवाट, और टाइम की बड़ी यूनिट हो जाएगी आवर। तो एनर्जी की भी बड़ी यूनिट क्या बन गई, किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर ये है एनर्जी की यूनिट। और 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू में 10 की पावर 6 जूल, आई थिंक, हाँ ठीक है, 3.6 इंटू में 10 की पावर 6 जूल एनर्जी होती है। 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू में 10 की पावर 6 जूल एनर्जी होती है। जूल में एनर्जी करते हैं, यानी 1 किलोवाट आवर में इतनी एनर्जी होती है जूल्स की टर्म्स में। बात समझ में आ रही है? और 1 किलोवाट आवर को ही हम एक यूनिट बोलते हैं। अब आप समझ सकते हो कि अगर हम जूल्स में नापेंगे एनर्जी को तो बहुत क्या नाम है, बहुत छोटी वैल्यू है ना जूल। जब 1 किलोवाट आवर में इतनी जूल एनर्जी है तो सोचो 2 किलो में कितनी होगी, 3 किलोवाट आवर में। इसलिए हम उसकी बड़ी यूनिट में नापते हैं। जो घरों में बिजली वगैरह चलती है उसमें भैया यूनिट में नापते हैं, मीटर में आता है, यूनिट्स में कंज्यूम होती है। और 1 किलोवाट आवर को हम इतने जूल होते हैं, और 1 किलोवाट आवर को ही यूनिट बोलते हैं। अब आपको ये समझ आ गया कि अगर आपके घर में 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, या 200 यूनिट खर्च हो रहा है, या 300 यूनिट आपके घर में चला, तो आप 300 से जब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे इससे, तो आपको पता लग जाएगा कितनी एनर्जी जूल्स की टर्म में खर्च कर रहे हो आप। समझ में आ गया क्या? तो बेटा टॉपिक्स हमारे सारे कवर हो गए। एक आधे न्यूमेरिकल्स को देखते हैं और इस वीडियो को एंड करते हैं। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बेटा देखो जरा जल्दी से कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास। एन इलेक्ट्रिक आयरन हैज अ रेटिंग ऑफ 750 वॉट। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए हमेशा मैंने
अगर नहीं बताया तो आप सुनो कि गिवन लिखते हैं, गिवन में हमें पावर गिवन है। देखो वॉट में देखते, अगर आपको समझ नहीं आ रहा ना कि आयरन हैज अ रेटिंग ऑफ व्हाट, तो देखो यूनिट देख के समझो। 750 क्या है हमारे पास, पावर है। 750 हमारे पास पावर गिवन है वॉट में। 220 वोल्टेज यानी पोटेंशियल दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस। आपको सबसे पहले बोल रहा है कैलकुलेट द करंट पासिंग थ्रू द इट, ठीक है। आपसे बोल रहा है कैलकुलेट करना है हमें करंट, पहले पार्ट में हमें करंट कैलकुलेट करना है। अब हमारे पास P और V है, तो जाहिर सी बात है हम पावर के फॉर्मूले की बात करेंगे। पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू में I, यहाँ से I छोड़ दो तो P अपॉन V बराबर में I, ठीक है। तो हमारे पास पावर कितना है 750 और वोल्टेज कितना है 220 बराबर में I। सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लेना, नॉर्मली आपका करंट आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको सॉल्व करने में टाइम नहीं लगाऊंगा, आप डिवाइड ही करना है, 0 से 0 कट गया, इसको बाकी आप देख लेना, ठीक है। सेकंड में देखो रेसिस्टेंस बताना है आपको। आई थिंक करंट मिल जाएगा, यहाँ से करंट आपके पास जो भी आ जाएगा नॉन करंट है। पोटेंशियल आई थिंक आपको पता ही है पहले से 220 है। आप लगा दोगे यहाँ पर ओम्स लॉ, ओम्स लॉ लगाओगे। ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू में आई, R होता है V 220 है, ठीक है। करंट आप यहाँ से जो भी आपका नॉन करंट होगा उसको यहाँ पर पुट कर देना और बराबर में क्या आ जाएगा रेसिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। करंट की यूनिट हो जाएगी हमारे पास, अब जो भी आंसर आएगा वो करंट हमारा एम्पेयर में आएगा, ठीक है, और रेसिस्टेंस जो भी आएगा ओम में, ठीक है। देखो कुछ भी नहीं है, मैं आपको देखो आपको मैं कैलकुलेशन नहीं सिखा रहा, आपको मैं बेसिकली फॉर्मूला और क्या नाम है हमारा न्यूमेरिकल करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। ये ईजी था, ठीक है। आप दोनों के आंसर निकाल के मुझे प्लीज और प्लीज मेंशन करो, कमेंट बॉक्स में लिखो इसके भी आंसर इसके भी आंसर, ठीक है। जहां पर जरूरत होगी वहां मैं करूंगा, ठीक है। सिर्फ कैलकुलेशन है, इसको इससे डिवाइड कर देना, करंट आ जाएगा, यहाँ पे पुट कर देना, इसको डिवाइड करना, ये आ जाएगा, सिंपल है। चलो आगे देखें क्वेश्चन नंबर 2। सो वी हैव डन अबाउट क्वेश्चन नंबर 1, हमने पहला क्वेश्चन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कह रहा है एक गीजर, जो गीजर होता है पानी गर्म करने वाला, उसका रेट दे रखा है 1500 वोट यानी, ठीक है। आंसर नंबर 2 हमें गिवन है वॉट, हमें पावर गिवन है कितने वॉट 1500 वॉट। 220 वोल्ट हमें वोल्टेज भी गिवन है, वोल्टेज कितना गिवन है, I'm सॉरी 250 वोल्ट गिवन है। उसके बाद कह रहा है देखो क्या क्या कैलकुलेट करना है। सबसे पहले करंट कैलकुलेट करना है, यार ये बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन जैसा हो गया। पावर करंट कैलकुलेट करना है, पावर बराबर होता है V इंटू में I, तो I बराबर क्या हो जाएगा P अपॉन में V, तो I बराबर में क्या हो जाएगा P कितना है 1500 है, V हमारे पास कितना है 250 है। इसको आप सॉल्व कर लो, 0 से 0 कट गया, 25 से कम 25 होता है, 25 चौके 100 होता है, ठीक है। 25 चौके 100, पंजे 125, छक्के 150, तो 6 अम्पेयर आ गया आपके पास करंट, ठीक है। 4 जा 5 जा 6 जा, ठीक है। 6 अम्पेयर आपका आ गया करंट, सबको समझ आ गया। दूसरा चीज क्या कैलकुलेट करना है, द एनर्जी कंज्यूम्ड इन द 50 आवर, कितनी एनर्जी कंज्यूम करी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एनर्जी का फॉर्मूला होता है V इंटू में I इंटू में T। बिल्कुल सही बात है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है V इंटू में I इंटू में T। क्या V पता है, बिल्कुल पता है 250 है। I पता है, क्या पता है, बिल्कुल 6 है। टाइम पता है क्या, आवर्स में, सेकंड में बदल लेना बेटा इसको, देखो क्योंकि ये भी वोल्टेज में ये भी एम्पेयर में, तो इसको सेकंड में बदल लेना। तो आपके पास आवर में 50 आवर को सेकंड में बदलने के लिए देखो, एक घंटे को 60 मिनट होते हैं और 3600 सेकंड होते हैं, तो 3600 सेकंड, तो 50 आवर में 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से हमारे पास निकल कर आ जाएगा, सो सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा द एनर्जी कंज्यूम्ड इन आवर्स, द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 50 आवर्स। तो यहाँ से आपको एनर्जी कंज्यूम करके निकालनी है। अच्छा जो भी एनर्जी आएगी वो किस में आएगी, जूल में आएगी। जो भी एनर्जी आएगी हमारे पास वो जूल में आएगी, ठीक है। मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं आपको एनर्जी बताता हूँ कितनी है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 27 इंटू में 10 की पावर 6, ये आ जाएगा, ये जाएगा आपके पास आंसर 27 इंटू में 10 की पावर 6, ठीक है। आप मैच करना, आप खुद से सॉल्व करना, कैलकुलेट खुद से करना, मैच करना, ठीक है। तो ये आ गया जूल। हमें चाहिए, देखो तीसरे में क्या है, द कोस्ट ऑफ द एनर्जी कंज्यूम्ड इन द, कह रहे आपको तीसरे पार्ट में निकालना है, कोस्ट निकालनी है। अच्छा तीसरे पार्ट को सॉल्व करने से पहले इसको ना किलोवाट आवर में भी निकाल लो, ठीक है। आपको पता है 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू में 10 की पावर माइनस कह रहा हूँ 10 की पावर 6 जूल होता है, ठीक है। किलोवाट को आवर में जूल में बदलने के लिए इतने से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जूल को किलोवाट आवर में बदलने के लिए इतने से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 27 इंटू में 10 की पावर 6 अपॉन में 3.6 इंटू में 10 की पावर
सॉरी इसको 7 है, 7 आई एम सॉरी, ये 7 है, ये 6 है, ठीक है। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व कर लेना, क्या लगभग आपका आएगा 75, ये आ जाएगा आपके पास 75 किलोवाट आवर, आपका आ जाएगा आंसर 75 किलोवाट आवर जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। प्लीज़ मेक श्योर आप इसको सॉल्व जरूर करना, ठीक है। मैं कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, नहीं तो वीडियो लंबी जाएगी। अब आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है एक किलोवाट आवर जब एनर्जी आप खर्च करते हो तो आपको इतने रुपए देने पड़ते हैं। तो आप ये बताओ इतने किलोवाट आवर खर्च करें कितने एनर्जी देनी पड़ेगी। तो सिंपल सी बात है, कॉस्ट बतानी ना आपको, 1 किलोवाट आवर की इतनी है कॉस्ट, तो 75 किलोवाट आवर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, इसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, 1 की कॉस्ट से 2.20, इसको सॉल्व कर लेना, आपको आ जाएगा इतने रुपए, कितने रुपए, 75 किलो में कितने रुपए आपको देने। समझ में आया क्या बेटे, इजी है क्या, कहना है रबिट, समझ में आया क्या सबको कि एक गीजर है हमारे पास, इतना वोल्ट का, इतनी उसकी पावर थी, इतना उसका वोल्टेज था, करंट कर रखा था 200 वोल्ट में, पहले करंट निकालना था, करंट के लिए फॉर्मूला, एनर्जी के लिए फॉर्मूला, उसके बाद एनर्जी को मैंने किलोवाट आवर में निकाल लिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेरे को दिख गया ना कि वो मुझे किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर जब खर्च करते हो तो इतने रुपए देने पड़ते हैं। तो मुझे पूछ रहा है कि इस जगह पर जितना अपने एनर्जी कंज्यूम करा उसको कितना प्राइस देना पड़ेगा। तो 1 किलोवाट आवर का पता था, मैंने इसको किलोवाट आवर में चेंज कर लिया। उसके बाद 1 किलोवाट आवर में इतने रुपए लग रहे हैं, तो 75 किलोवाट में इतने रुपए से मल्टीप्लाई करूंगा एक वाले रेट से, तो आपको टोटल रेट निकल कर आ जाएगा। समझ में आया क्या, ठीक है। चलो मिटा देते हैं इसको। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय। देखो बेटे, सो विच हैज अ हायर रेसिस्टेंस, तीसरा क्वेश्चन है विच हैज अ हायर रेसिस्टेंस अ 50 वॉट, कह रहा है आपको बताना है किसका रेसिस्टेंस हायर है, ठीक है। ध्यान से देखो, यानी यहाँ पर कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखना है बाबूजी। सो आपको यहाँ पर दो चीजें देखिए, एक लैंप है, मान लेते हैं लैंप, एक हमारे पास लैंप है, जिस लैंप के अंदर उसकी पावर दे रखी है, उसका पावर को मैं P1 लिख दे रहा हूँ, पावर दे रखी है 50 वॉट, उसका वोल्टेज दे रखा है हमारे पास, ठीक है। उस लैंप में वो जो पावर कंज्यूम कर रहा है वो 50 वॉट की कर रहा है, और लैंप में वोल्टेज कितना दे रहे हैं हम लोग, हम दे रहे हैं 220 वोल्टेज दे रहे हैं। और उसके अलावा एक और लैंप है, एक और लैंप है, इसको लैंप नंबर 2 मान लो। इसमें हम जो पावर दे रहे हैं, मान लेते हैं P2 दे रहे हैं, वो कितना दे रहे हैं 25 वॉट। और यहाँ पर हम लोग जो वोल्टेज दे रहे हैं, यहाँ पर भी हम सेम वोल्टेज दे रहे हैं V1 जितना, 220 वोल्ट। ध्यान से देख लो, क्वेश्चन यही कह रहा है, कह रहा है विच हैज द हायर रेसिस्टेंस, आपको बताना है इन दोनों में से किसका हायर रेसिस्टेंस, और दूसरा कैलकुलेट करना है रेशियो ऑफ देयर रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस के रेशियोज निकालने हैं। सो पावर और वोल्टेज के अलावा कुछ दिया तो है नहीं हमें, तो पावर का फॉर्मूला बताओ। पावर का फॉर्मूला होता है सिर्फ V इंटू में I। अब हमें चाहिए रेसिस्टेंस, हमें चाहिए रेसिस्टेंस, और करंट वैसे भी दे नहीं रखा, तो इस I को हटाना पड़ेगा, तो लगा दो ओम्स लो, ओम्स लो, ओम्स लो सर, क्या बात है। V इज इक्वल टू में IR, सो V हमें चाहिए R, ठीक है, और करंट के बदले चाहिए R, तो V अपॉन में R बराबर में I। तो I के बदले में क्या लिख सकता हूँ, V अपॉन में R लिख सकता हूँ, तो I के बदले में लिख दिया V अपॉन में R। तो हमारे पास पावर आ जाएगा V स्क्वायर बाय R। तो हमारे पास फॉर्मूला निकल गया है पावर का V स्क्वायर बाय R। अब एक काम कर लेते हैं, R को इधर भेज देते हैं, R को इधर भेज देते हैं, और पावर को नीचे, तो V स्क्वायर बाय P। तो ऐसे हम कर लेते हैं, हम लोग निकाल लेते हैं सबसे इस वाले केस के लिए रेसिस्टेंस R1। R1 कैसे निकल जाएगा हमारे पास, हम V का कर देंगे स्क्वायर, 220 का स्क्वायर कर देंगे, अपॉन में P1 को रख देंगे नीचे 50 वोल्ट। यहाँ से आ गया इक्वेशन नंबर 1। एंड R2, यहाँ से हम निकाल लेंगे R2, तो 220 का स्क्वायर अपॉन में, यहाँ पर हो गया हमारे पास 25, यही आ गया। हमें इनका रेशियो चाहिए, सो R1 बाय R2 कर लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर लो, डिवाइड इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। नाउ R1 बाय R2 इज इक्वल टू में, ये डिवाइड कर देंगे 220 का स्क्वायर अपॉन में 50, 220 का स्क्वायर अपॉन में 25, इससे ये मर गया, 25 से कम 25, 25 दूनी व्हाट 50। सो क्या आ गया, R1 बाई R2 इज इक्वल टू में 1/2। सो R1 इज इक्वल टू 2R2। तो रेशियो आ गया 1:2। और अगर आपको दिख रहा हो, सो R1 बराबर है 2R2 के, R1 बराबर है 2R2 के, तो आपको दिख रहा होगा कौन बड़ा है, R1 बड़ा है ना, आपको दिख रहा है ना भाई, R2 में 2 मल्टीप्लाई करोगे तब आएगा, तो R1 बड़ा है ना, R1 बराबर है 2R2 के, तो R2 छोटा है। आपसे पूछा था कौन सा रेजिस्टेंस आई है, तो R1 ज्यादा है। एक ये बात हो गई, दोनों का रेशियो पूछा था, वो बात हो गई। क्या बात समझ में आई क्या,
क्या आपको ये वाली बात भी समझ आई क्या? एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे और खत्म करेंगे फटाफट से। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड अबाउट, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, इट इज रेटेड अबाउट व्हाट, 220 वोल्टेज, हमें वोल्टेज दे रखा है बेटा 220। मैं चाहूंगा आप क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करें, फटाफट से क्वेश्चन खुद से करें, आंसर कमेंट करें। तो देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड अबाउट 220 वोल्टेज, 100 वोल्ट पावर, कैलकुलेट द पावर कंज्यूम व्हेन इट द ऑपरेट ऑन द 110 वोल्ट। क्या कह रहा है बेटा, जरा समझो उसको फटाफट से। कह रहा है कि जब आप किसी बल्ब के अंदर वोल्टेज दे रहे हो 220, तो वो पावर दिखा रहा है कितना, 100 वोल्ट का। ठीक है, अब वही पूछ रहा है आपसे कि अगर आपने वोल्टेज 110 दे दिया, तब वो, मैं इसको P1 लिख लेता हूँ, उसको P, तो वो कितनी पावर दिखाएगा, P2 कितना होगा। तो आपको एक पावर का फॉर्मूला मैंने अभी अभी बताया था, V²/R। ठीक है, एक मैंने आपको पावर का फॉर्मूला बताया V²/R। तो P1 बराबर में V² यानी 220 का स्क्वायर ऑन में यहाँ पे R लिख दो। ये आ गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ से ले लो P2 बराबर में 110 का स्क्वायर बाय में R। सो यहाँ से हमारे क्वेश्चन नंबर 2 ले लो आप, दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, सेकंड को डिवाइड कर दो फर्स्ट से। सो P2 बाय P1, 110 स्क्वायर बाय 220 बाय R का स्क्वायर। ठीक है, सो क्या कर लेते बेटे फटाफट से, जरा ध्यान दो। अच्छा एक मिनट, ये R होल स्क्वायर नहीं, आई एम सॉरी, R से R कैंसिल, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है। इसको मैं लिख सकता हूँ 110 बाय 220 का होल स्क्वायर, 0 से 0 कटा, 11 कम 11, 11 दूनी 22। सो P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू में P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू में 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4। P1 की वैल्यू आई थिंक हमें पता है, P1 है दिस 100 वॉट, तो यहाँ डिवाइडर है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 5 4 25। सो P2 कितना आ गया, 25 वॉट। यही आपसे पूछा हुआ था। ठीक है, चलो फटाफट से लिख लो उसको, देख लो। सो बेटा इस वीडियो में हमने ये वाला चैप्टर पूरा कवर कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी। आशा करता हूँ आपको समझ आया है। जो भी टॉपिक्स आपको टफ लगते थे, मैंने उसको कोशिश करी कि अपने हिसाब से इजी और समझा सकूं। ठीक है, और मैंने हर टॉपिक के ऊपर एक 2 3 क्वेश्चंस कराने की कोशिश करी है। ठीक है, एक पर्टिकुलर एक टॉपिक पे एक क्वेश्चन तो एब्सोल्युटली कराया मैंने। ठीक है, अगर कुछ छूट रहा है तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, आई एम सॉरी। लेकिन अगर आपको किसी भी टॉपिक के न्यूमेरिकल्स में और ज़्यादा दिक्कत हो रही है, सो प्लीज़ कमेंट मी और मुझे बताओ कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, वरना एब्सोल्युटली जो मेरे माइंड में आ रहा है, जिस भी रिलेटेड टॉपिक्स में आ रहा है, मुझे जो भी इंपॉर्टेंट लगता है, मैं उस वीडियो को डाल देता हूँ अपने चैनल पे। अभी पर्टिकुलर क्योंकि मैं पर्टिकुलर ऑनलाइन पे नहीं हूँ, सो मैं एक सीरीज टाइप में नहीं बना पा रहा। सो मैं जो भी मुझे लगता है कि इस समय बच्चे को इसकी ज़्यादा नीड है, तो मैं उस हिसाब से वीडियोज़ डालता हूँ। सो आशा करता हूँ समझ आया। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।